रिसेंटली हमने देखा कि शार्क टैंक पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बहुत सारे फाउंडर्स हम ये कह रहे हैं कि जो शार्क्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन अगर हम शार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या वो जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं की कि जो लोगों ने बात बोली थी उनके पास उसे बैक करने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही नहीं थे, उनके पास इनकम स्टेटमेंट मौजूद नहीं थी, उनके पास बैलेंस शीट और बाकी चीज़ें मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हम ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते थे और इस वजह से हमने जो है वो उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं दी। अच्छा, एग्जिट बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास 90 से ज़्यादा पर्सन ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिनके पास इनकम स्टेटमेंट नहीं होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका मंथली रेवेन्यू क्या है। मैंने ऐसे बिजनेसेस भी देखे हैं जिनका मंथली रेवेन्यू 3-3 करोड़ रुपए मौजूद है, लेकिन उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो रही। तो अगर आपने अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करनी है या अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आप एज अ इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने ड्यू डिलिजेंस करते हुए उसकी इनकम स्टेटमेंट को देखना है, उसकी बैलेंस शीट को देखना है। क्योंकि ये मैं वो आपको तरीका बता रहा हूँ जो नॉर्मली एग्जिट बेस जब भी कोई हमारे पास बिजनेस आता है, बोलता है मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए या जो है मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, तो हम उसकी ड्यू डिलिजेंस किस तरह से करते हैं। अच्छा, हर बिजनेस डिफरेंट कैटेगरी के बिजनेस होते हैं, रेस्टोरेंट है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सॉफ्टवेयर हाउस है, ई कॉमर्स है। तो दो हर तरह के बिजनेस के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि हर उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है, हर उसका डायनेमिक्स थोड़ी चेंज होती है। तो आज की इस वीडियो का जो मेन फोकस रखा है हमने वो ये रखा है कि किस तरह से अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस की ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं या अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं तो उसकी इनकम स्टेटमेंट किस तरह से होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी बैलेंस शीट कैसे होनी चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप अगर इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम गलतियां करें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर अगर आप आए तो ये मैं एक टेम्पलेट दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का। तो इनकम स्टेटमेंट ये पिछले 6 महीने की इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम भी पिछले 1 से 1.5 साल की इनकम स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर एवरेज निकाल सकें। लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिटी हमने 6 महीने की रखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले अगर ई कॉमर्स बिजनेस है ना तो उसमें सबसे पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं टोटल सेल या ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल क्या होती है? जब आप एड चलाते हैं और शॉपिफाई के ऊपर जो डेटा आता है उसके ऊपर जो चीज होती है उसे हम ग्रॉस सेल कहते हैं। फिर उसके बाद होते हैं फुलफिल ऑर्डर्स, फिर उसके बाद अच्छा डिलीवर्ड ऑर्डर होते हैं, रिटर्न अमाउंट होते हैं, रिटर्न परसेंटेज होती है, नेट रेवेन्यू, सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे नॉर्मली आप दूसरी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे ना तो उसमें फुलफिल ऑर्डर्स, डिलीवर्ड और रिटर्न परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल ये जो है नहीं होती। उसका रीजन ये होता है कि नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट में इस चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन एज अ एग्जिट बेस्ड ड्यू डिलिजेंस के वक्त हमें ये परसेंटेजेस इसलिए पता होनी चाहिए या हम इसलिए पता रखते हैं ताकि हम जो बिजनेस है उसकी इफिशियंसी देख सकें। तो ग्रॉस सेल क्या होती है? फॉर एग्जांपल कि ग्रॉस सेल आई जो शॉपिफाई के ऊपर जब आपने ऐड चलाया तो जो वहां पे सेल्स दिखा रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से वो आपकी ग्रॉस सेल हो गई। लेकिन फुलफिल ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब सेल्स आई, आपकी कस्टमर सर्विस की टीम बैठी हुई है, उसने कॉल की, कॉल करने के बाद उसने बोला कि हाँ भाई इतने ऑर्डर कंफर्म हुए। अब आप देखें कि ये जो मैंने एग्जांपल ली हुई है उसमें फुलफिल ऑर्डर की परसेंटेज क्या है? 66%। आप सोचें कि जो आपके पास अगर 100 ऑर्डर्स आए थे तो उसमें 66% ही फुलफिल हुए। इसका मतलब क्या है कि तकरीबन 100 में से 40 ऑर्डर जो है वो वेस्ट हो गए, वो आपके गार्बेज थे। इससे हमें ये पता चलता है एज एग्जिट ड्यू डिलिजेंस के दौरान कि आपकी एड क्वालिटी किस तरह की है, आपकी जो ब्रांड है वो उसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि ये जो फुलफिल ऑर्डर का परसेंटेज है ना, ये 80-90% अगर है तो इसका मतलब ये कि ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और डाउन द रोड अगर पिछले 1-1.5 साल की आप देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि फुलफिल ऑर्डर की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद डिलीवर ऑर्डर क्या होता है? डिलीवर ऑर्डर का मतलब ये होता है मेरी टीम ने कॉल की, सब कुछ किया, उन्होंने बोला कि हाँ यार हमने जो है वो क्या नाम है लेना है, तो हमने जो है वो दे दिया शिपिंग कंपनी को और शिपिंग कंपनी ने उसे डिलीवर कर दिया, जो घर पे पहुंच गया। तो ये डिलीवर्ड ऑर्डर होता है। हम जो डिलीवर ऑर्डर की परसेंटेज निकालते हैं वो फुलफिल ऑर्डर से निकालते हैं कि जिन लोगों ने बोला था हाँ मुझे भेज दो, तो उसमें ये जो परसेंटेज है ये 90 से हमेशा ऊपर होनी चाहिए, 95 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने लोगों को कॉल करके कस्टमर से बात करके अपने ऑर्डर जो है वो निकाले थे। तो अगर आपने ये सारी चीजें करके ऑर्डर निकाली है तो ये परसेंटेज 90 से ऊपर रहनी चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। आपके जो चेक्स लगे हुए हैं कि जब भी आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद आप कितने अच्छे चेक लगाते हैं, तो उससे आपकी जो इंटरनल
आप समझ लें कि लॉजिस्टिक कंपनी के साथ कम्युनिकेशन है, उसकी एफिशिएंसी पता चलती है। फिर उसके बाद आ जाता है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है कि जो ऑर्डर हमने फुलफिल किए थे, उसमें कॉल की, उसमें कुछ डिलीवर हो जाते हैं और कुछ जो है वो रिटर्न हो जाते हैं। तो ये जो रिटर्न का परसेंटेज है, ये परसेंटेज जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा होगा, और उतना ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि आपकी लॉजिस्टिक कंपनी और खास तौर पे आपकी जो इंटरनल चेक्स हैं ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले, वो कितने अच्छे हैं, और आपके कस्टमर केयर के जो आपने बंदे बिठाए हुए हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये परसेंटेजेस एज ए इन्वेस्टर देखना भी जरूरी है और एज अ बिजनेस ओनर देखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये परसेंटेजेस सही नहीं है और बहुत ज्यादा डिफरेंट है, सपोज फुलफिल ऑर्डर की जो परसेंटेज है वो आपकी 40% आ रही है, इसका मतलब 100 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से 40 जो है वो आपके सिर्फ डिस्पैच हो रहे हैं और बाकी 60 के 60 जो है वो लोग बोलने नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इस बिजनेस में। तो एज अ बिजनेस ओनर भी आपको ये चीज समझनी चाहिए। फिर उसके बाद आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, या आपका जो टोटल आपका फुल डिलीवर्ड ऑर्डर हुआ, उसमें से आपने जो COGS आई है उसकी COGS को माइनस किया और वहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, आपकी मार्केटिंग होती है, जो मार्केटिंग कॉस्ट सैलरीज अगर होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हमने अलग रखा है क्योंकि वो रीअकरिंग नहीं होती, तो इस वजह से हमने उसको अलग टैब में किया है। फिर आपकी प्रोडक्शन टीम जो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई-कॉमर्स है और आप जो प्रोडक्ट है वो खुद बना रहे हैं तो उसकी क्या सैलरीज अगर है। फिर इस तरह से CS टीम है आपकी, उसकी क्या सैलरीज है। इसी तरह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं कि रेंट आपका कितना है, ये सारी चीजें, तो ये जब आप इंक्लूड करते हैं और फिर इसके बाद मिसलेनियस के भाई डेली कोई मेंटेनेंस आ गई, कुछ आ गई, तो ये सब चीजें जब आप मिलाते हैं तो आपके एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के आ जाता है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने एबिटा कैलकुलेट करना होता है। एबिटा कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपने जो है जो टोटल आपकी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर देते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका एबिटा निकल के आ जाता है। एबिटा का मतलब क्या होता है, आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको आपने पे करना है मंथली बेसिस पे। तो अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ तो आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेस आपको लॉन्स में पे करने होते हैं। तो टैक्सेस और इंटरेस्ट पे करने से पहले की जो आपकी इनकम है ना, उसे हम एबिटा कहते हैं। और एबिटा जो है वो नॉर्मली अगर ई-कॉमर्स आप खुद चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि आपने लोन नहीं लिया हुआ, तो वो खत्म हो गया। टैक्सेस आप जो भी परसेंटेज है वो लगाते हैं, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने एबिटा तक की बात की भी। एबिटा की तक की बात करने का रीजन ये है कि इसके जो टैक्सेस होते हैं वो डिफरेंट हो रहे थे, और पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा टैक्सेस का कैलकुलेशन हो रही है कि यार फ्लैट जो है 4% लेंगे या फ्लैट 2% लेंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कि एबिटा के बाद नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें कमेंट के अंदर डिटेल में बताएंगे किस तरह का उनका बिजनेस है, क्या करते हैं, तो हम उनको फिर आंसर कर देंगे कि अगर आपका ये इस तरह का बिजनेस है तो आपका जो टैक्स है वो इतना लग रहा होगा, तो उसमें आपको एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बन के निकल के आ जाएगा। नॉर्मली ई-कॉमर्स के अंदर 15% अगर आपका नेट प्रॉफिट बन के निकल के आ रहा है टोटल आपकी सेल्स के अंदर, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये जितनी भी मैंने आप लोग बोलेंगे यार नेट रेवेन्यू, डिलीवर ऑर्डर, फुलफिल ऑर्डर, ये क्या होते हैं, ये नहीं समझ में आ रहे, तो उसके लिए मैंने एक ये प्रॉपर शीट जो है रेडी करी हुई है। ठीक है, एग्जिट बेस की हमारी टीम ने, कि भाई इस हर टर्म का मतलब क्या है ये आपको नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि यार ये हमें शीट चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर हमें बताएंगे ये हमें शीट चाहिए, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर इन फ्यूचर ऐड भी कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए जरूरी है कि आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं, क्योंकि अगर हमें 100-200 लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस तरह की शीट्स के अंदर, तो हमें आपको देने का कोई फायदा नहीं है। और जाहिर सी बात है इतना अच्छा कंटेंट इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और लाइक भी करें और ग्रो भी करें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बना दी, लेकिन अगर आप ये शीट देखें तो इसके अंदर, अच्छा, इसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए पहले मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूं कि ये इनकम स्टेटमेंट शीट कैसे बनती है। तो लेकिन डेटा कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे साथ बिजनेस एनालिस्ट होते हैं मुबीन, तो वो आपको बाकायदा शॉपिफाई के अंदर जाके, लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर जाके बताएंगे कि लॉजिस्टिक का कौन सा डेटा आप निकालेंगे, COGS कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से डेटा कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से टोटल सेल्स का शॉपिफाई में कौन सा नंबर देखेंगे, रिटर्न के लिए कौन सा नंबर एक्यूरेट है, ताकि आप जो है वो बिल्कुल रियलिटी के करीब हो। तो वो आपको वीडियो के आखिर में हम डिटेल में चीजें बता रहे होंगे बाकायदा प्रैक्टिकल करके, ताकि अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता हो स्टेप बाय स्टेप शॉपिफाई में मुझे यहाँ जाना है, लॉजिस्टिक कंपनी ब्लू एक्स अगर है तो उसमें यहाँ जाना है, XYZ सब चीजें। इसी तरह से फेसबुक ऐड के ऊपर कितना स्पेंड हो रहा है, वो सारी चीजें भी। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब टोटल सेल्स आई है आपकी शॉपिफाई से, मैं आपको वर्बली बता दूं, फुलफिल ऑर्डर भी आपके जो है शॉपिफाई से आ जाएंगे, डिलीवर्ड ऑर्डर आएंगे आपके लॉजिस्टिक कंपनी से। ठीक है,
इसी तरह से रिटर्न जो है वो भी आपके लॉजिस्टिक कंपनी से आएंगे। सीओजीएस जो कैलकुलेट होगा ना आपका, तो सीओजीएस कैलकुलेट होने के लिए आप देखें ये शीट बनी हुई है। ये शीट आपने इस तरह से अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने मेंटेन करनी है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है या आर्टिकल नेम है वो लिखे हुए हमने, और हमने अगस्त 24 के अंदर बताया हुआ है कि भाई इतनी क्वांटिटी इसकी सोल्ड हुई। पर यूनिट कॉस्ट आपको पता होती है अपने प्रोडक्ट की, तो हर महीने आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि यार मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो इतने की बिकी और मैंने इतने की खरीदी थी और इतने ही क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की आपकी ये पता चल गई। फिर दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा, तो सीओजीएस इस तरह से आपका ना हर महीने कैलकुलेट होना चाहिए। और फिर ये जो शीट है आपकी इनकम स्टेटमेंट, तो इसमें ये जो सीओजीएस है वो इस शीट से आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपकी शीट मेंटेन हो रही होगी, आपको भी पता होगा मेरा सीओजीएस का कितना परसेंटेज जो है वो लग रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सीओजीएस कैलकुलेट का ये परसेंटेज इस पर्टिकुलर शीट में 42% आ रहा है सीओजीएस। तो आपने ये कोशिश करनी होती है आपका जो सीओजीएस है ना वो कम से कम हो सके। जितना कम सीओजीएस होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और कैश फ्लो उतने अच्छे होंगे। इसी तरह से सीओजीएस के अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज शीट जो रेडी करने की जरूरत है वो ये है कि हर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट ब्रेकडाउन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप क्लोथिंग इंडस्ट्री रहे हैं, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है, तो आपको पता होना चाहिए यार फैब्रिक कितना मीटर यूज हो रहा है, टोटल फैब्रिक की कॉस्ट क्या है, प्रिंटिंग की कॉस्ट क्या है, स्टिचिंग की कॉस्ट क्या है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर जो जो चीजें यूज हो रही है ना उसकी इंडिविजुअल आपको कॉस्टिंग पता होनी चाहिए, और ये सीओजीएस ब्रेकडाउन में आपकी लाजमी मौजूद होनी चाहिए। क्यों जरूरी होनी चाहिए? एज ए इन्वेस्टर जब मैं देखता हूँ, मुझे बोलते हैं आप क्या भाई मेरी सीओजीएस जो मैं क्लोथिंग बना रहा हूँ फीमेल, उसके अंदर सीओजीएस ये आ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा ब्रेकडाउन बताओ। अगर मुझे आप ब्रेकडाउन नहीं बता रहे ना और आप एक नंबर बोल रहे हैं तो उसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज को हटाने के लिए सीओजीएस बहुत जरूरी होता है एज ए इन्वेस्टर, और एज अ ओनर आपको इसलिए जरूरी है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है। कभी यार क्या होता है, आप बोलते हैं यार ये इतने रुपए की, लेट्स सपोज 1000 रुपए की, लेकिन आप एक रफली आइडिया लगा रहे होते हैं। लेकिन जब आप डिटेल में जाके वो करते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग करते हैं उसकी कि यार ये किस तरह से मैंने चीजें की हैं, तो फिर आपको पता लगता है इसकी कॉस्ट 1000 रुपए नहीं आ रही बल्कि 1100 रुपए आ रही है। तो ये इसलिए आपके लिए भी जरूरी है, इन्वेस्टर के लिए तो बेतहाशा जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस में तो आपको जरूरी है कि आप बोलें सीओजीएस का ब्रेक डाउन भी मुझे दो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस दिखाए ना, तो हर महीने जो भी टीम है एज अ इन्वेस्टर और एज अ फाउंडर दोनों के लिए जरूरी है कि हर डिपार्टमेंट वाइज, जैसे प्रोडक्शन टीम है अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में, तो आपकी मास्टर्स की सैलरी होगी, सुपरवाइजर की सैलरी, हेल्पर की सैलरी, ठीक है, फिर उसके बाद वॉचमैन वगैरह उसकी सैलरी, सबकी सैलरीज होंगी। तो आप बोलेंगे ठीक है, आप बोल रहे हैं कि यार ये आपकी सैलरीज हैं, एचआर में जाता है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन मुझे दें। एज ए इन्वेस्टर मुझे जानना जरूरी है कि ब्रेकडाउन क्या है, प्रोडक्शन टीम की सैलरी, इसका जो सीएस की टीम है उसका ब्रेकडाउन क्या है, यूटिलिटी जो आ रही है उसका ब्रेकडाउन क्या है, मार्केटिंग के ऊपर जो आप बोल रहे हैं सारा एक्सपेंस है तो उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी कितनी सैलरीज हैं, एड स्पेंड के ऊपर कितना लग रहा है, ये सारी की सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एड स्पेंड में मेरा लाख रुपए होता है, भाई लाख रुपए में 20,000 रुपए टिकटॉक पे होता है, 20,000 रुपए फेसबुक के ऊपर होता है, 20,000 गूगल के ऊपर होता है। ये एज अ इन्वेस्टर मुझे जरूर पता होना चाहिए ताकि मेरे लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी हो स्पेसिफिक बिजनेस की। तो अगर और एज अ फाउंडर भी पता होना चाहिए ताकि आप जो है वो डिसीजन ले सके यार कि मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ और मेरे पास रिटर्न क्या आ रहा है। तो एक्सपेंसेस की इस तरह से ब्रेकडाउन की शीट होनी चाहिए। तो ये जो आप ये जो शीट दे रहे हैं ना, ये आप समझ लें कि एक समराइज शीट है, लेकिन अगर हर इसके अंदर होना चाहिए कि जो मार्केटिंग की कॉस्ट है ना, तो मैं एक्सपेंस में जाके मार्केटिंग वाले टैब में देखूं कि उसका ब्रेकडाउन क्या है, तो मुझे क्लैरिटी नजर आती है कि हाँ यार ये जो फाउंडर बात बोल रहा है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसले मसाइल हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने इस तरह से हर उसकी शीट बनानी है और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ट्रैक डाउन मैं कर सकूंगा कि किस तरह से शीट बन रही है। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की शीट आपको जैसा मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये एक अलग बनानी पड़ती है। इसका रीजन ये होता है कि कुछ महीने आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, कुछ महीने नहीं करते हैं, कुछ महीने ज्यादा करते हैं, तो नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो जाते हैं, तो वो आपकी एक्सपेंस शीट के अंदर उसको थोड़ा सा शो करना मुश्किल होता है क्योंकि वो जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इसको अलग से हमने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट चीज इनकम स्टेटमेंट के अंदर कि आपने बोला कि यार मेरा जो है रेवेन्यू इतना बना है, ठीक है, मान लिया आपका इतना रेवेन्यू है डिलीवर्ड के साथ, लेकिन मुझे इस चीज का ब्रेकडाउन चाहिए कि ये जो आपके पास रेवेन्यू आया है अगस्त के महीने में, तो इसमें बैंक ट्रांसफर आपके पास कितना आया था, लेट्स सपोज पे फास्ट या इस तरह की कोई ऐप यूज कर रहे हैं उससे कितना आया था, प्राइवेटली अगर आपने कोई डिलीवर किए उससे अमाउंट कितना आया, अगर आपके पास ब्लू एक्स लेपर्ड या दूसरी और कोई लॉजिस्टिक कंपनी है तो उससे क्या क्या परसेंटेज आया। ये एज ए इन्वेस्टर मुझे इसलिए जरूरी है कि मुझे ऑथेंटिसिटी हो। और फिर जितनी ज्यादा, अब देखें क्यों जरूरी है, लेट्स सपोज मुझे फाउंडर ने बोला अगस्त में इतना इतना आया, अब मुझे मेक श्योर करना है ना एज ए इन्वेस्टर ड्यू डिलीजेंस के दौरान
कि भाई ये जो ब्लू एक्स में इतना अमाउंट बोल रहा है, तो बाकी में ब्लू एक्स में इतना अमाउंट इस महीने में आया, तो मैं क्या करूंगा एज एग्जिट बेस हम क्या करते हैं, और एज ए इन्वेस्टर आप क्या करें, आप बोले हाँ ठीक है ब्लू एक्स में इतना आया ना, अब मैं अगस्त 2024 में जाऊंगा ब्लू एक्स के अंदर, उसके डैशबोर्ड के अंदर, और देखूंगा कि भाई ब्लू एक्स ने इतना पे किया है नहीं या नहीं किया। फिर दूसरी कंपनी में जाऊंगा उसने किया है नहीं किया। तो हम एज एग्जिट बेस जब भी कोई ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं ना, तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि शॉपिफाई में उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये रेवेन्यू आ रहा है मेरा अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, तो हम मंथ बाय मंथ जाके शॉपिफाई में चेक करते हैं कि इसकी ग्रॉस सेल जो इसने लिखी है फाउंडर ने वो मैच हो रही है नहीं हो रही। फिर हम ये जाके चेक करते हैं मंथ बाय मंथ कि ये जो इसने बोला हुआ है कि मेरे डिलीवर्ड ऑर्डर इतने, तो लॉजिस्टिक जितनी भी कंपनीज होती हैं और यहाँ ब्रेक डाउन होता है मंथ वाइज, तो हम जाके चेक करते हैं कि ये ब्रेक डाउन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैच हो रहा होता है तो हमें लगता है कि हाँ ये बात ठीक कह रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा था तो हम बोलते हैं वो गलत है। इसी तरह से रिटर्न का जो उसने अमाउंट लिखा हुआ है वो हम चेक करते हैं लॉजिस्टिक कंपनी के डैशबोर्ड में मंथ ऑन मंथ। तो अगर 3-4 लॉजिस्टिक कंपनी है तो हर लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर जाके उनके डैशबोर्ड में चेक कर रहे होते हैं। तो आप सोचें कि अगर आपने फाउंडर ने आपको ब्रेकडाउन ये ना दिया हुआ हो कि भाई मेरा पे फास्ट से इतना आता है, तो आप खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर आपका कितना टाइम जाया होगा। तो एग्जिट बेस में हमें ये पूरी चीजें करने का रीजन ये होता है कि यार हम समझते हैं कि इन्वेस्टर का पैसा जो है ना बहुत हर हलाल से मेहनत से कमाया हुआ है, तो हम जितनी ज्यादा डिग डाउन कर सके ना बिजनेस को समझने में कि उसके नंबर, उसके जो रेवेन्यू बोल रहा है, उसके जो डिलीवर्ड ऑर्डर बोल रहा है, उसकी जो रिटर्न परसेंटेज बोल रहा है, इसी तरह से जो बोलता है ना एड स्पेंड मैंने फेसबुक पे किया, तो हम ये जाके चेक करते हैं। और आपको भी एज ए इन्वेस्टर चेक करना चाहिए कि अगस्त के महीने में बोल रहा है यार मैंने फेसबुक पे इतना स्पेंड किया, तो उसके एड्स मैनेजर का एक्सेस लें और जाके चेक करें कि अगस्त में कितना है, फिर सितंबर में कितना है, और वो मैच हो रहा है जो इसने ये डेट दी हुई या नहीं दी हुई। तो हम ये मंथ ऑन मंथ पिछले कम से कम भी जो बिजनेस आता है जिसमें खासतौर पर इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं हम, इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो या टोटल बाय सेल हो, तो पिछले 2 साल का ये डेटा हम मंथ ऑन मंथ चेक करते हैं ताकि हमारे से जो है कोई भी चीज नहीं छूटे और जो है वो इन्वेस्टर को एक ट्रू पिक्चर नजर आ रही हो कि ये जो बिजनेस है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह से है। अच्छा, ये तो हो गई सारी की सारी चीजें कि किस तरह से आपने इनकम स्टेटमेंट की चीजों को करना है। अब ये शॉपिफाई से डेटा कैसे आएगा, लॉजिस्टिक कंपनी से डेटा कैसे आएगा, फेसबुक से डेटा कैसे आएगा, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में, पहले मैं बैलेंस शीट आप लोगों को समझा दूं, थोड़ी देर में आपको जो है वो मेरे मुबीन जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको समझाएंगे। हाँ, अगर आप एज अ बिजनेस ओनर या एज अ इन्वेस्टर चाह रहे हैं कि यार मुझे जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो सीखनी है, अपने बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, तो आप जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हमारा नंबर नजर आ रहा होगा और हमारे वेबसाइट का लिंक, तो उस पर जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपके बिजनेस की स्टार्ट से लेके अब तक जितनी भी आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो बनाने में हेल्प करेंगे, आपकी बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेंगे और आपकी इन्वेस्टर पिच डेक बनाने में भी हेल्प करेंगे, ताकि आपका बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाए और आप जो है इन्वेस्टमेंट के पास जब जाएं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रेज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो सके। अच्छा, अब ड्यू डिलिजेंस करते वक्त ना दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए बड़ी जरूरी है, वो ये है कि यार इसकी इनकम स्टेटमेंट तो मैंने देख ली, मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार मंथ ऑन मंथ जो है वो इसकी ग्रोथ भी हो रही है, इसके ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन राइट नाउ इसके पास कैश कितना है बैंक के अंदर, इसकी इन्वेंट्री कितनी है, एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता चलेगा। तो वो जो चीज मुझे पता चलती है वो चलती है बैलेंस शीट के साथ। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक टेम्पलेट दिखाया है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इन जनरल आपको समझाता हूं। एसेट्स का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस के पास कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके एसेट के फॉर्म में, मतलब आपके पास कैश कितना मौजूद है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी बाय की हुई है तो वो कितनी है, वो सारी चीजें आपके एसेट में आती हैं। दूसरी चीज होती है आपकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब ये कि आपने लोन अगर किसी से लिया हुआ है तो उसको क्या देना है, किसी के लेट सपोज आपने ऑलरेडी पेमेंट ले ली है तो उसको जो है वो अपने चीजें, या किसी से क्रेडिट के ऊपर सामान लिया हुआ है तो उसको आपने जो है वो रिटर्न करना है, तो ये सारी चीजें लाइबिलिटीज में आ जाती है। और फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है, उनका कितना शेयर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि वो जो फाउंडर है, जो मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है, उसका कितना अमाउंट जो है वो बिजनेस के अंदर रह रहा है ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम शीट के ऊपर, आपको नजर आ रहा होगा एसेट के अंदर 2 टाइप के एसेट होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, एक होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब सिंपली ये होता है कि वो जो शॉर्ट टर्म में आपके पास चीज मौजूद होती है, नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म पे जो आपके पास चीज मौजूद है। करंट एसेट जैसे कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक, बैंक के अंदर है, या आपके पास जो कैश है वो आपके करंट एसेट में आ जाता है।
अकाउंट रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट किसी को दिया हुआ है, किसी भी कंपनी को, इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिलने हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल में आ जाता है। इन्वेंट्री जो 1-2 महीने में आपकी निकलने वाली है, आपने जो है वो आगे बेचनी है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेट्स सपोज आपने जगह कोई रेंट पे ली हुई है और अगले 1 साल का रेंट ऑलरेडी एडवांस में पे किया हुआ है, तो ये इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सारी एडवांस पेमेंट प्रीपेड में आती है। तो ये लिखना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि यार मेरे बैंक में, इससे इन्वेस्टर कैसा, इन्वेस्टर क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि यार इसके पास अभी कैश कितना मौजूद है, इसके पास अभी इन्वेंट्री के फॉर्म में कितना अमाउंट मौजूद है। ई कॉमर्स के अंदर अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि इसका मतलब ये डेड स्टॉक का मसला है। इसके अंदर ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि इसका डेड है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन आप जब इन्वेंट्री पे आते हैं तो इन्वेंट्री में डेड स्टॉक बहुत ज्यादा होता है। तो डेड स्टॉक ज्यादा होने का मतलब है रेड फ्लैग है, एक वक्त आएगा ये बिजनेस जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो जो डेड स्टॉक है वो बिकेगा ही नहीं। तो उस स्टॉक का क्या करना है, तो आपने ऐसे बिजनेस से थोड़ा दूर रहना है। नॉन करंट एसेट्स में लेट्स सपोज आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, प्लांट लिया हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी बिजनेसेस के साथ, और इंटेंजिबल एसेट जैसे आपने कोई पेटेंट लिए हुए हैं, या आपके जो बिजनेस की ब्रांड वैल्यू है, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है। लाइबिलिटीज में भी इसी तरह से एक करंट लाइबिलिटीज होती हैं और आपकी एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट लाइबिलिटीज की एग्जाम्पल बात करें तो जिस तरह से वहां पे अकाउंट रिसीवेबल था, यहाँ पे अकाउंट पेएबल, मतलब जो आपको अगले 1-2 महीने में किसी को पे करना है। आपने उधार में कोई चीज ली हुई थी, कोई शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए थे, कोई आपने जो सैलरीज हैं, यूटिलिटीज हैं जो आपको देनी है, ये सारी की सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में वही कि लॉन्ग टर्म कोई लोन लिए हुए हैं आपने, या लीज के ऊपर कोई चीज ली हुई है, तो वो लॉन्ग टर्म आपका अगले 5-6 साल तक चलता रह रहा है। तो जैसे गाड़ियां निकलवा लेती हैं कंपनीज, तो वो सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। इसी तरह से इक्विटी में देखें कि ओनर्स कैपिटल, इसका मतलब ये है कि ओनर्स कैपिटल का इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पे ओनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, ये आपकी ओनर्स की कैपिटल हो जाता है। और रिटेन अर्निंग का मतलब जैसे मैंने बताया, जो प्रॉफिट आप रखते हैं बिजनेस के अंदर ताकि बिजनेस ग्रो हो सके, जो ड्रॉ नहीं करते हैं, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये कि एसेट का फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो आप ये देखें, बैलेंस शीट का मतलब है ये बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो एसेट्स आपके आ रहे हैं वो इक्वल टू होना चाहिए इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। तो आप ये देखें, जो शीट मैंने आपको बनाई है इसमें ये नजर आ रही है कि ये बैलेंस हुई हुई चीज। तो एज अ फाउंडर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप जिस वक्त इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं तो आपकी करंट फाइनेंशियल हालात क्या है। इससे इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फायदा होता है कि उसे डेड स्टॉक का पता चल जाता है, उसे उसकी लाइबिलिटीज का पता चल जाता है। ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उनको जो है लोन की रिपेमेंट में लगा लेते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बैलेंस शीट जरूर देखें और उससे बोल दें फाउंडर से कि भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लोन की रिपेमेंट में नहीं जाएगी, लोन तुम खुद अपने हिसाब से पे करो, कहीं से भी पे करो, बिजनेस में जो पैसा लगा है वो बिजनेस की ग्रोथ में आएगा। और डेड स्टॉक अगर है तो फिर वो उसकी अगर कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है तो कितना भी अच्छा बिजनेस लग रहा है, कितना भी अच्छा फाउंडर लग रहा है, आपको वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये बैलेंस शीट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पर जब एज अ इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि यार इसकी चलो पास डेटा तो मुझे 2 साल का पता चल गया, ग्रोथ भी है, सब कुछ है, लेकिन अगले 3 साल में क्या है, क्योंकि मैं तो अब पैसे डाल रहा हूँ ना, पिछले साल जो ग्रोथ हो गई वो तो फाउंडर को पैसे मिल गए, उसके मजे आ गए, जो भी है, लेकिन अगले 3 साल में क्या है। नॉर्मली मैं आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूँ कि अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 3 साल में वो कम से कम भी 2 रुपए अगर हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फोरकास्ट का मॉडल, कि ये जो बिजनेस है, ठीक है, इसने प्रीवियसली ये किया, अब अगले 3 साल में ये किस तरह से ग्रो होगा। तो वो जो फोरकास्ट होता है, प्रोजेक्टेड फोरकास्ट, इसकी आपको ये शीट नजर आ रही होगी, ये फिर अगले 3 साल का हमने बनाया हुआ है टेम्पलेट, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही उसी तरह से इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से होती है और ये फोरकास्ट का पूरा एक मॉडल बनता है कि किस तरह से मंथ ऑन मंथ जो है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बिजनेस ग्रो करना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर को ये क्लैरिटी आती है और फाउंडर को भी ये क्लैरिटी आती है कि यार अगर आज मैं 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ तो अगले 3 साल बाद ये 2 रुपए या 3 रुपए या 5 रुपए हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर आपकी फोरकास्ट के अंदर ये चीज नहीं हो पा रही तो फिर आपको जो है कैसे होगा। फोरकास्ट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जो नंबर हैं वो बड़े रियलिस्टिक रखें, कंजर्वेटिव रखें, ताकि ये कि ऐसा ना हो कि भाई आप बोले मेरी जो है आज की सेल जो है 10 रुपए पर डे है या पर मंथ है और आप फोरकास्ट में दिखा रहे हैं कि 1000 रुपए पर मंथ। वो रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर के तौर पर आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज ठीक है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, क्योंकि
ये ड्यू डिलिजेंस का पार्ट नहीं होता। ड्यू डिलिजेंस का पार्ट मेनली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर होता है रोल प्ले। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में नहीं समझाऊंगा। लेकिन अगर कोई अगेन कोई बिजनेस ओनर या कोई इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है या बिजनेस को इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहा है और वो चाहता है कि उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ये जो प्रोजेक्टेड फोरकास्ट है ये बनाने में एग्जैक्ट बेस उन्हें हेल्प करे, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट का एड्रेस नजर आ रहा होगा, वहां पे हमें कांटेक्ट करें और हम आपको ये पूरी डिटेल में सर्विसेज करके देंगे और आपके बिजनेस को इन्वेस्टमेंट रेडी बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अंदर ये ना प्रोजेक्टेड फोरकास्ट होती है, बड़ी डिटेल होती है। यहाँ पे मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ, अब देखें ये क्या किया हुआ है। ये हर ईयर के अंदर किस तरह से चीजें होंगी, क्या सैलरीज होंगी, सेकेंड ईयर में किस तरह से होगा, उसकी सैलरीज क्या होंगी, ठीक है, उसके पैसे क्या होंगे, थर्ड ईयर में क्या होगा, उसके अंदर कितने पैसे लगेंगे, कितनी सैलरीज होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ईयरली आपके हर डिपार्टमेंट में एक ईयर में कितने पैसे लग रहे होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी और उसके बेसिस पे आपको आरओआई कितनी मिल रही होगी। तो ये बहुत डिटेल प्रोजेक्शन फोरकास्ट का मॉडल बनता है, फाइनेंशियल मॉडल, जिसमें आपको भी एक फायदा होता है एज अ फाउंडर और एज अ इन्वेस्टर भी आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है कि हाँ यार, मैं जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहाँ प्रॉपर तरीके से मुझे रिटर्न मिलेगा। अब मैं मुबीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मुबीन आ जाएं आप और जो है हमारी ऑडियंस को ये समझाएं कि अगर ये इनकम स्टेटमेंट में मैं ड्यू डिलिजेंस करना है तो ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स गैदर कैसे करने हैं डैशबोर्ड्स के जरिए और उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मुबीन बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो कम से कम भी हमें जो है वो 100 लाइक और 100 कमेंट चाहिए अपनी इस वीडियो पे। और सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है ताकि फिर हमें पता चले कि यार इतनी मेहनत करने का फायदा भी हो रहा है, आप लोग को ये चीज़ पसंद भी आ रही है। थैंक यू नबील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा, अभी जिस तरीके से नबील भाई ने पहले आपको बताया कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, शीट कैसे मेंटेन होती है, तो उसमें जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहाँ से आगाज़ होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, उसमें आपके ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स हम शॉपिफाई से लेते हैं, उसके अलावा उसके अंदर डिलीवर्ड ऑर्डर्स होते हैं तो वो हम कुरियर्स से लेते हैं। उसके अलावा एड स्पेंडिंग होती है, वो आप गूगल हो, फेसबुक हो या टिकटॉक एड्स हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पर जो स्पेंडिंग होती है ना, वो चीज़ हम उन प्लेटफॉर्म से लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करूंगा कि आप ये मैट्रिक्स किस तरीके से लेंगे और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलें आए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें 3 डैशबोर्ड्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें स्टार्टिंग में शॉपिफाई डैशबोर्ड होगा, उसके बाद लॉजिस्टिक डैशबोर्ड्स होंगे, उसके बाद एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड होगा। ठीक है, हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि शॉपिफाई का डैशबोर्ड हमें क्या चीज़, हम कौन सा डेटा है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेनली हमें वहाँ से मिल सकता है, जैसे टोटल सेल्स और ग्रॉस सेल्स और फुलफिल ऑर्डर्स अमाउंट। ठीक है, अच्छा, फुलफिल ऑर्डर्स अमाउंट डायरेक्टली आपको शॉपिफाई डैशबोर्ड से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको पहले शीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फुलफिलमेंट अमाउंट चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको फ़िलहाल लेके चलता हूँ शॉपिफाई डैशबोर्ड पे। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर आएंगे तो आप एनालिटिक्स में आ जाएंगे। एक स्टोर है जो जिसकी अभी करंटली हम ड्यू डिलिजेंस हम कर रहे हैं, तो ये आप इसके अंदर स्टोर की एनालिटिक्स और उसके रिपोर्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल सेल्स बाय ऑर्डर आपको शो होगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ग्रॉस सेल्स। अच्छा, ग्रॉस सेल्स यहाँ पर जो आ रहा है ग्रॉस सेल्स, उसमें आपने करना ये कि आप, क्योंकि हम अगस्त का लेके चल रहे हैं, तो अगस्त के लिए मैं अगस्त 2024 को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो हमने मेंशन किया है वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देख लें, ग्रॉस सेल्स 25 लाख के अराउंड है। ठीक है, ये अगस्त 2024 की बात हो रही है। अगस्त 2024 में आप इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पर हमने वही चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है, शॉपिफाई की टोटल सेल्स और ग्रॉस सेल्स में डिफरेंस है और यहाँ पर हमने टैब के अंदर टोटल सेल और ग्रॉस सेल्स इसलिए लिखी है ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि यहाँ पर मेनली आपने जस्ट ग्रॉस सेल्स ही मेंशन करनी है जो शॉपिफाई की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, शॉपिफाई की टोटल सेल्स मेंशन नहीं कीजिएगा क्योंकि शॉपिफाई की जो टोटल सेल्स है वो डिफरेंट है, उसके अंदर डिस्काउंट्स और शिपिंग चार्जेस और रिटर्न्स माइनस करने के बाद वो आती है। तो यहाँ पर आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब हम टोटल सेल्स मेंशन करते हैं तो बेसिकली हम ग्रॉस सेल्स मेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद आप फुलफिल ऑर्डर्स कैलकुलेट करेंगे तो फुलफिल ऑर्डर्स का सिंपल मेथड ये है कि आप ऑर्डर्स में आएँ। ऑर्डर्स में आने के बाद आपने करना ये कि इसको फ़िल्टर लगाना है डेट वाइज। ठीक है, यहाँ पर आप इसको फ़िल्टर कर दें और
इस पे फ़िल्टर लगाते हैं डेट का, क्योंकि हम अगस्त की कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो मैं अगस्त के लिए ही इसको फ़िल्टर आउट करूँगा ताकि अगस्त का ही डेटा मुझे शो हो, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट सेम अमाउंट अगस्त की जो हमने मेंशन की हुई है वो आपको कैलकुलेट करके बता सकूँ। ये अगस्त का डेटा हमने फ़िल्टर कर लिया है। अगस्त का ये सारे ऑर्डर्स आ गए हैं जिसमें फुलफ़िल, अनफुलफ़िल्ड, कैंसिल्ड हैं, पेड हैं, ठीक है, पार्शियली फुलफ़िल हैं, पार्शियली पेड हैं। तो ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें आपने ना इस कंप्लीट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, आप कह रहे हैं कि आप जस्ट फुलफ़िल ऑर्डर को एक्सट्रैक्ट करें, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें, क्यों, जो कि मेन प्रॉब्लम है शॉपिफ़ाई, प्रॉब्लम नहीं है, ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन करने जाते हैं ना आप, तो उसमें मिस एरर्स आ जाते हैं ना, तो उसको एरर्स को हमने कम से कम करना होता है, मिटिगेट करना होता है एरर्स को। उसके लिए आप करते ही हैं कि शॉपिफ़ाई के अंदर जो फुलफ़िलमेंट का स्टेटस होता है, आपने उसको मेंटेन रखना होता है, और पेड का स्टेटस यानी पेमेंट का स्टेटस। आप जो भी ऑर्डर्स के मंथली बेसिस पर आ रहे हैं, आप उसको पेड मार्क करें, और उनको आप फुलफ़िल अगर हो गए तो फुलफ़िल मार्क कर दें, और डिलीवर हो गए तो डिलीवर मार्क कर दें। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ से अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, इम्पॉर्टेंट ये पेमेंट स्टेटस और फुलफ़िलमेंट स्टेटस को अगर सही तरह मार्क नहीं करते, तो होगा ये कि जब आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पर एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क आप सही करें। सही जब कर लेंगे मार्क, तो आपको कंप्लीट शीट आपने एक्सट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो शीट अगस्त की या जो भी जिस मंथ की आप एक्सट्रैक्ट करें, तो वो कुछ इस तरह आपके सामने ना ओपन हो जाएगी। अच्छा, जब आप इस तरह से आपके सामने ओपन हो रही हो, तो अब आपने इसको कंप्लीट शीट को जो है फ़िल्टर लगाना है। फुलफ़िलमेंट स्टेटस के अंदर आपने फुलफ़िल मार्क करना है, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस के अंदर पेड मार्क करना है। फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर आपने पेड मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ना इसकी तमाम जो ऑर्डर्स हैं ना, वो कंप्लीट ऑर्डर्स की लिस्ट को आपने कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर आप आएंगे टोटल में, ठीक है। ये आप टोटल आके कैलकुलेट कर लें। अब ये जो टोटल अमाउंट कैलकुलेशन के बाद बनेगी, एग्जैक्ट सेम अमाउंट जो है वहाँ पर आपने शीट में मेंशन करनी है। ये आपकी फुलफिलमेंट अमाउंट की ऑर्डर है, फुलफिलमेंट ऑर्डर्स की अमाउंट होगी। अच्छा, ये जो अमाउंट बनेगी, ये आपकी फुलफिलमेंट ऑर्डर्स की अमाउंट बनेगी, जो अब तक आप फुलफ़िल कर चुके हैं और आपको पेड आएँ, ठीक है। इसी के अंदर रिटर्न्स भी होंगे जो आप माइनस करेंगे बाद में, मैं वो आपको बताऊंगा किस तरीके से। ये हो गई टोटल 17,18,000 के अराउंड, जो कि आप स्टेटमेंट के अंदर आके चेक भी कर सकते हैं डिलीवर्ड और फुलफिल ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट करना है डिलीवर्ड ऑर्डर्स। डिलीवर ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जो हम सॉर्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं, वो ये है कि आपने जितनी भी ये अगस्त की शीट जो आपने एक्सट्रैक्ट की है, इस कंप्लीट शीट का जो डेटा है, आपने फुलफिल ऑर्डर्स का, वो आपने उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, जो कि आपने मेंटेन रखना है। ये आपको रिसोर्सेज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ईच मंथ का डेटा मेंटेन रखना है। जहाँ 1 ईयर का आपसे कहा गया है, तो आप प्रीवियस 1 ईयर के ईच मंथ का डेटा आप मेंटेन रखेंगे, और उसके अंदर मेंटेन रखने के लिए आप फुलफिल ऑर्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किए होंगे, वो ऑर्डर्स आपने यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद इनमें जो मेन मैट्रिक्स है ना, जो आपने नेम नेम बेसिकली ये वो नेम है जो ऑर्डर आईडी है शॉपिफाई से जनरेट हुई हुई। उसके बाद लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, कुरियर है, कौन सा कुरियर, TCS, ब्लू एक्स, पोस्ट एक्स, और आप लिपर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट उस स्पेसिफिक ऑर्डर की, ठीक है, 1 ऑर्डर, 2, 3, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड में मेंशन करना है। उसके बाद वेंडर, अगर वेंडर आप एक या एक से ज़्यादा आप जिनसे बाय कर रहे हैं या कोई ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें, या आप अपने ही ब्रांड चला रहे हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं वेंडर्स के उसमें। तो वेंडर आपने मेंशन कर दिया, पेमेंट मेथड आ गए, टोटल अमाउंट आ गई ऑर्डर की, कुरियर, लॉजिस्टिक चार्जेस आ गए, और नेम आ गई, उसका जो ऑर्डर आईडी वो आ गई। इस शीट को आप किस तरह फुलफ़िल करेंगे कि फुलफ़िल ऑर्डर्स की जो फुलफ़िल ऑर्डर्स होंगे ना, वो कंप्लीट ऑर्डर्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ से आप जो डिलीवर ऑर्डर्स हैं, आपने एक फुलफ़िल ऑर्डर्स की यहाँ पर मेंशन कर दिया। डिलीवर ऑर्डर के अंदर ईच मंथ का आपने मेंशन करना है। सेम प्रोसेस होगा, आपने शॉपिफाई से एक्सट्रैक्ट करना है उस डेटा को, और उसको फुलफ़िल ऑर्डर्स को आपने यहाँ पर मेंशन करना है मेंटेन रखने के लिए शीट को। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे, तो ये आपके सामने कुरियर का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। कुरियर के डैशबोर्ड से हम यूज़ करेंगे डिलीवर ऑर्डर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें 1 बाय 1 इन्वॉइसेस में जो भी ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए होंगे, आपने उनको 1 बाय 1 ऑर्डर्स को कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के लिए आपने ना डिलीवर ऑर्डर्स की शीट के अंदर, क्योंकि आपने पहले फुलफिल ऑर्डर्स मेंशन किए थे, अब उस फुलफिल ऑर्डर्स के अंदर से आपने माइनस करना है
जो टोटल ऑर्डर्स जो भी फुलफ़िल नहीं हुए, ठीक है, या रिटर्न आ गए, आपने उनको माइनस करना है और जो डिलीवर हो गए उनको हाइलाइट करना है। अब ये मैंने एक इनवॉइस ओपन की है कुरियर से ब्लू एक्स की, ठीक है, उसके अंदर ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेफरेंस कहीं पर कोई और तरीके से लिखा हुआ होता है रेफरेंस, या ऑर्डर आईडी लिखा हुआ होता है, आपने बस उसको ये समझना है कि जो मेन आपका ऑर्डर नंबर है ना वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, नेम। तो ये नेम आपने देख लेना है और ये नेम सर्च करके आपने इसी नेम के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेम का फॉर्मेट है ना, आप इसी फॉर्मेट के अंदर ऑर्डर्स को चेक कर लें कि कौन सा नंबर है आपका, ऑर्डर आईडी कौन सी है, और फिर तमाम जितनी भी उस मंथ की जो इन्वॉइसेस वगैरह होंगी वो आपने वन बाय वन पिक करके ऑर्डर डिलीवर्ड ऑर्डर के अंदर जाके चेक करनी है। वन बाय वन जितने भी ऑर्डर, वन बाय वन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, अगर मिस्टेक होगी ना इसकी कैलकुलेशन के अंदर तो आगे जो डेटा है ना वो सारा एरर आ जाएगा उसके अंदर, वो तमाम डेटा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा आपका। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और इसमें आके आप इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये था 1356, ठीक है, 1356 में अगर सर्च करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है। अब इस ऑर्डर को आपने इसी सेम प्रोसेस में, ये ऑर्डर ना वहाँ पर भी मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको सर्च करके बताऊँ तो #1356, ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पर भी मौजूद है। इट मीन्स कि ये फुलफ़िल हो चुका है और ये डिलीवर भी हो चुका है, क्योंकि आपने यहीं से डेटा उठा के वहाँ पे मेंशन किया था। अब जब ये डेटा है तो अब यहाँ इसी तरह आपने सारे ऑर्डर जो डिलीवर हो गए उनको किसी भी कलर से आप हाईलाइट कर लें, जस्ट लाइक मैंने एक सिंपल येलो कलर यूज़ किया है। आप हाईलाइट कर लेंगे तो वो डिलीवर ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास। आप इसमें कंप्लीटली जितने भी शीट्स हैं ना आपकी कॉलम्स हैं उस पर आप वो लगाएं फ़िल्टर। अब जो डिलीवर ऑर्डर थे आप उनको रहने दें, बाकी तमाम ऑर्डर्स को डिलीट कर दें। मैं आपको ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप ये सपोज़ कर लें कि वाइट कलर जो है वो ऑर्डर्स हैं जो डिलीवर नहीं हुए, फुलफ़िल हुए हैं। तो आपने इन तमाम ऑर्डर्स को डिलीट कर देना है, तो आपके पास जो रिमेनिंग ऑर्डर्स रह जाएंगे वो डिलीवर्ड ऑर्डर रह जाएंगे। जस्ट लाइक मैं इसको आपको करके बता देता हूँ, ये आपके पास टोटल डिलीवर ऑर्डर रह गए, ठीक है। ये आपका काम हो गया डिलीवर ऑर्डर का। आपने इन तमाम डिलीवर ऑर्डर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद जिस तरह मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, वहाँ पर हमने शीट पर भी बिल्कुल सेम यही अमाउंट मेंशन की है, 15,69,000 के अराउंड, ठीक है। ये आपकी अमाउंट 15,69,000 अमाउंट यहाँ पे डिलीवर ऑर्डर की मेंशन हो गई आपकी। अब टोटल टोटल सेल्स और क्रॉस सेल्स कैलकुलेट हो गई, फुलफिल ऑर्डर्स, फुलफिल ऑर्डर परसेंटेज, डिलीवर ऑर्डर परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लेनी है। अब रिटर्न आपने फाइंड करना है। रिटर्न किस तरीके से आप फाइंड करेंगे? रिटर्न के लिए आपने करना सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने फुलफिल ऑर्डर से डिलीवर ऑर्डर को माइनस कर देना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो इससे आपका रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आ गया तो रिटर्न की परसेंटेज भी आ जाएगी। ये आपके मेन जो कुरियर से रिलेटेड और शॉपिफाई का जो आपने यूज़ करना है उससे रिलेटेड मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो इट मीन्स के सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब जो आपकी चीज़ है फाइनल रिमेनिंग रह गई है वो है एड्स अकाउंट। एड्स अकाउंट आप फेसबुक का यूज़ करें, टिकटॉक का यूज़ करें, या गूगल का यूज़ करें, आप कोई भी एड्स अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपने उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो देखना है ऐड स्पेंड कितना है। इसके अंदर मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर ऐड स्पेंड भी आता है, और उसके अलावा ऑर्गेनिक फॉर्मेट के अंदर अगर आप स्पेंड कर रहे हैं जस्ट लाइक एसईओ कर रहे हैं या सर्च सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो उसमें वो कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, ठीक है। इसके अलावा तमाम मार्केटिंग कॉस्ट, सैलरीज, वो सारी उसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन सिर्फ हमें मेनली जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग कॉस्ट के हवाले से, उसमें सिर्फ हम ऐड स्पेंड को चेक करेंगे। ऐड स्पेंड आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको इस स्टोर की जो अभी हम शीट्स वगैरह देख रहे थे, एक फेसबुक एड्स अकाउंट में लेके जाऊंगा, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ से आप एड स्पेंड चेक कर सकते हैं। ये वो ऐड अकाउंट है जो मैंने आपसे जिक्र किया प्रीवियस उसमें स्लाइड में, कि जो मैं आपको बताऊंगा कि ऐड स्पेंडिंग आपने चेक करनी होती है। अच्छा, आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक एड्स यूज़ कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो तमाम चीज़ों में जो ऐड स्पेंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपने ये देखना है ऐड स्पेंड कितना हो रहा है, ठीक है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो गूगल का हो या फिर टिकटॉक का हो या कोई और प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये कैंपेन में मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। कैंपेन के अंदर मैंने वो स्टोर सेलेक्ट किया है। स्टोर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। ये टोटल अमाउंट स्पेंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है।
अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है टोटल अब तक। तो इसको आप ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग। जिस तरह हम अगस्त की बात कर रहे थे तो एग्जैक्ट अमाउंट ये नहीं है, क्योंकि अगस्त की जो डेट जो वहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट लिखी हुई है वो डिफरेंट है और यहाँ पर ये डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट स्पेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ना बस यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप कितना कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैंपेन्स पे। तो ये आपने बताना होता है कि टोटल कोई एक कैंपेन है तो उस पर कितनी वो स्पेंड हो रहा है, दूसरी पर कितना हो रहा है, वो सारी टोटल जो मंथ की आपकी टोटल होती है ना, वो आपने फाइनल कैलकुलेट करके बतानी होती है। तो ये था कोर्स फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, जिसमें हमने आपको जो जो स्टेप्स बताए थे। बेसिकली ये वो स्टेप्स होते हैं जिनसे हम डेटा को वेरीफाई करते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें होती हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को हेल्प करती हैं। लेकिन आपको ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया है, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका डेटा बिल्कुल प्रॉपर और एरर फ्री होगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर्स को सही तरह कैलकुलेट करना है, फुलफिल ऑर्डर्स को वो मार्क भी करना है वेबसाइट पे, और डिलीवर भी मार्क करना है, पेड मार्क करना है, कैंसिल मार्क करना है, जो भी मार्किंग होती है ऑर्डर्स की। उसके अलावा जब आप उसको शीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें आपने वन बाय वन ऑर्डर को चेक भी करना है, जो आपके पास इन्वॉइसेस आती हैं कुरियर्स की। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपकी सही तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप कहते हैं, आपका इरादा है कि आप ये, क्योंकि अभी जो ओवरऑल वीडियो थी ये जस्ट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पर थी। इसके अंदर जो स्टार्ट में मिस्टर नबील ने आपसे जिक्र किया था, प्रोजेक्टेड फोरकास्ट की शीट आपको दिखाई थी। उस शीट के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स मेंशन थे, वो अगर वो चीज़ें आती हैं ड्यू डिलिजेंस का पार्ट नहीं होती हैं। तो अगर आपका इरादा है कि आप प्रॉफिट आफ्टर एबिटा और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन किस तरीके से बनती है, और उसके अलावा वैल्यूएशन किस तरह होती है बिज़नेस की, अगर आप इन वीडियोस की डिमांड करते हैं तो हम वो बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप हमारी ऑडियंस हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें हमारी वीडियो पे कमेंट करें फाइनेंशियल रेडीनेस, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम 100 कमेंट्स तक पहुंच जाएं तो फिर हम उस वीडियो के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। बाकी रिसोर्सेज की बात है तो रिसोर्सेज भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।